हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो लास्ट डे आपसे दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा कि रोज पूछा जाता है। अडानी ग्रुप के संस्थापक कौन है? गौतम अडानी जी हैं। किस खिलाड़ी को ब्रिटिश अंपायर के सर्वोच्च रैंकिंग आर्डर पुरस्कार CBE से सम्मानित किया गया? तो इयान मॉर्गन को सम्मानित किया गया है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया हुआ है डिटेल में, और जो मैंने बीच में क्वेश्चन पूछे थे उसका भी काफी लोगों ने आंसर किया है। चलिए बात करते हैं आज का दिन का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब NDRF ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? तो NDRF ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों 19 जनवरी को। 19 जनवरी को NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका दोस्तों स्थापना दिवस मनाया गया अभी 19 जनवरी को। इस बार का इसका 17वां स्थापना दिवस था। दोस्तों जो डिजास्टर आते हैं ना, जो आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उनमें जो फोर्स लगती है लोगों को बचाने के लिए, वो होती है NDRF। ठीक है, जैसे कोई बाढ़ आ गया, कोई चक्रवाती तूफान आ गया, या कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं पर भी कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है या कोई ऐसी आपदा आ जाती है जहां से लोगों को रेस्क्यू करके निकालना होता है, तो वहां पर NDRF की टीम जाती है। भारत भर में अभी वर्तमान में 12 बटालियन है NDRF की, और इसमें 13,000 से ज़्यादा NDRF कर्मी काम कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसको याद रखना है फुल फॉर्म, और अतुल करवाल जी इसके हैं महानिदेशक। अब ये दोस्तों है महत्वपूर्ण दिवस, तो हम लोग महत्वपूर्ण दिवस जनवरी की जो आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, और 6 जनवरी को ही भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके अलावा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, और 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाए जाने की घोषणा हुई है। अगला, किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? तो दोस्तों देश की पहली न्याय घड़ी यानी जस्टिस क्लॉक लगाई गई है गुजरात में। गुजरात के हाई कोर्ट में ये लगाई गई है जस्टिस क्लॉक। जस्टिस क्लॉक क्या होगी? एक्चुअली में दोस्तों ये हाई कोर्ट के बाहर एक दीवार पर बड़ी सी LED क्लॉक होगी। इससे क्या होगा? इसमें दोस्तों जो भी चल रहा है मामला अंदर में, जो भी जिन मामलों पर सुनवाई चल रही है, उनका निपटान होना है, उनका पूरा सब कुछ शेड्यूल दिखाया जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है सामने LED बोर्ड पर कि कौन सी ट्रेन आने वाली है, ठीक है ना, कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी। ऐसे ही यहाँ पर डिस्प्ले LED लगा रहेगा वॉल पर, और उसमें क्योंकि ये जस्टिस क्लॉक होगी तो इसमें मुकदमों की सुनवाई वगैरह सब वहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है, कि कौन सा मामला कितना लंबित है। इसका उद्घाटन किया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं। न्यायिक सुनवाई को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने वाला भी पहला राज्य दोस्तों गुजरात ही बना था, और पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट ही बना था। ये मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ। भारत में हाईकोर्ट की टोटल संख्या है 25, और 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? अच्छा, शपथ कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल दिलाता है। इस्तीफा किसको सौंपते हैं? इस्तीफा ये राष्ट्रपति को देते हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात देखेंगे मैप में, यहाँ पर है, ये रहा गुजरात। 1 मई 1960 को ये महाराष्ट्र से अलग हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आपस में अलग हुए थे 1 मई 1960 को। ये अपना बॉर्डर देखिए, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी शेयर करता है। इसके अलावा इसका कोस्टल बॉर्डर जो है दोस्तों, वो भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। तो सबसे लंबा तटीय रेखा वाला, तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गांधीनगर में इसकी राजधानी है, गांधीनगर राजधानी है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के करंट टाइम पर CM है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अरविंद कुमार जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, गुजरात में ही दोस्तों अभी आपको याद होगा बन्नी भैंस का बछड़ा। बन्नी भैंस का बछड़ा पहली बार IVF तकनीकी से पैदा किया गया था। गुजरात में अगर बात करें, गिर नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, पूछा जाता है बहुत। गरबा, डांडिया, रासलीला, ये सभी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें जीता है दोस्तों रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार
ये दिया जाता है प्रत्येक वर्ष और 2 बार से लगातार ये पा रहे हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ये कहाँ के हैं? रॉबर्ट लेवेंडोस्की दोस्तों है पोलैंड के। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये तो पुरुषों में जीते हुए हैं, महिलाओं में जीती हुई हैं एलेक्सिया पुटलेस, और यहाँ पर देखिए एलेक्सिया पुटलेस भी ऑप्शन में है, तो इसलिए आप उपरोक्त दोनों लगाएंगे। ठीक है, अगर केवल पुरुषों का पूछा जाता तब आप रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बताते केवल, लेकिन यहाँ पर किसने जीता पूछा गया है तो आप दोनों ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, एक महिला के लिए जीते हैं, एक पुरुष के लिए जीते हुए हैं। ओके, अब देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पर मैंने लिख दी हुई है। इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी कभी कभी, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब देख लीजिए, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर, बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर, ठीक है, बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर और बेस्ट फीफा वीमेंस गोलकीपर, इसके अलावा कोच वीमेंस और मेंस के। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं, पूछा यही दोनों जाएगा, उतना ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक होता है बैलन डियोर का खिताब। बैलन डियोर का खिताब वो भी मैंने आपको बताया था, वो भी बेस्ट फुटबॉलर के लिए दिया जाता है। इस बार का बैलन डियोर खिताब कौन जीता है? लियोनेल मेसी, और लियोनेल मेसी 7वीं बार जीते थे और 7 बार अभी तक कोई और जीता नहीं है। 5वीं बार, क्योंकि 5 बार तो जीते हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे नंबर पर हैं। 7 बार जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ इन्फिनिटी ब्रिज को पहली बार यातायात के लिए खोला गया? तो अभी हाल ही में यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों इन्फिनिटी ब्रिज खोल दिया गया है। उसका इन्फिनिटी ब्रिज यहाँ पर है, देखिए ये इन्फिनिटी आकार का है, इसका साइज जो है देखिए, सिंबल जो है इन्फिनिटी सिंबल आप जानते हो ना, इस प्रकार से होता है। तो इसी सिंबल की तरह ये बनाया गया है ब्रिज। 2018 में ही लॉन्च करने की घोषणा हुई थी, अब जाकर के इसे पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया है, यातायात के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इसमें प्रत्येक दिशा में दोस्तों 6 लेन है और पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल चलाने वालों के लिए 3 मीटर का ट्रैक भी है। 300 मीटर लंबा ये ब्रिज है, 22 मीटर चौड़ा है। आपको पता होगा यूएई में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू आता है वो टूरिज्म से ही आता है, और टूरिज्म के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उसे देखने जाते हैं। ये लोग ऐसी चीज़ बनाते हैं जो दुनिया में या तो सबसे बेस्ट होती है या तो नंबर 1 होती है, पहली होती है, इकलौती होती है। तो फिर इसलिए यहाँ पर पर्यटक बहुत जाते हैं। अभी आप बुर्ज खलीफा देख लो, अभी आपको वो जो पाम वाला होता है, ठीक है, पाम वाला जो है इस प्रकार का जो आकृति आपको दिखती है वो भी है। इसके अलावा ये लोग जो भी बनाते हैं मतलब इस टाइप से बनाते हैं जिससे पर्यटक आएँ। हालांकि भारत कर तो रहा है, लेकिन और ऐसी चीज़ें करना चाहिए, भारत के कई राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए। अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। यूएई यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर छोटा सा देश। खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है। फेडरल नेशनल काउंसिल यहाँ की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट लॉन्च की गई? तो अभी हाल ही में इस पुस्तक को लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। चंद्रचूड़ घोष जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर ये पुस्तक लिखी है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। एक प्रकार से ये सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी है जो इन्होंने लिखी हुई है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आने वाली है 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ये भी याद रखना आपको। अभी एक और अनाउंसमेंट हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जो दोस्तों 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस समारोह होता है ना, अब तक होता था 24 जनवरी से शुरू, अब से वो 23 जनवरी से यानी पराक्रम दिवस के दिन से शुरू हुआ करेगा। ओके, इसके अलावा इस महीने अभी कुछ और पुस्तकें आई हैं, उनका रिवीजन कर लीजिए। जैसे ममता बियॉन्ड 2021, तो इसे जयंत घोषाल ने लिखा है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसको लिखा है धीरेन्द्र कुमार झा ने। रतन एन टाटा, इनकी बायोग्राफी आने वाली है, इसको डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। रतन टाटा के सहयोग से डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने, थॉमस मैथ्यू कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको सही करवा दिया जाएगा। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है, ठीक है, जो इन्हीं के एक अधिकारी हैं, एक मतलब एम्प्लॉय हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इंडोमिटेबल, ये पुस्तक लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने, ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। अगला, यूपीआई ऑटो पे सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई दोस्तों रिलायंस जियो। यूपीआई ऑटो पे सेवा शुरू हो गई है। अब ये यूपीआई ऑटो पे क्या होगा? आपने जो अभी ऑटो पे सुना हुआ है ना अभी तक का, वो दूसरा चीज़ है। ये जो यूपीआई ऑटो पे शुरू होने जा रहा है ना, ये अपनी तरीके में पहला होगा, ठीक है, ऑटो पे। इसमें क्या होगा समझिएगा। जैसे कि आप अभी तक क्या होता था कि ऑटो पे सुविधा में जब ऑन करते थे आप, तो रिमाइंडर आता था केवल, उसमें भी आपको सेलेक्ट करना पड़ता था, चूज करना पड़ता था, और मतलब केवल नोटिफिकेशन आता था कि आपका बिजली का बिल भरना है या फिर आपका रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करना है,
बार बार नोटिफिकेशन आता था और डिस्प्ले पर शो करता था। अब क्या होगा, अब दोस्तों यूपीआई ऑटो पे के माध्यम से अपने आप ही वो रिचार्ज हो जाया करेगा, अपने आप ही बिल पेमेंट हो जाया करेगा, ठीक है ना। इसमें पिन भी नहीं मांगेगा आपसे, एटलीस्ट उसमें पिन तो मांगता था या फिर केवल नोटिफिकेशन आता था, पॉपअप आता था बंद करके, उसमें आपको सिलेक्ट करके तब पे करना होता था। लेकिन अब से ये ऑटो डिडक्ट हो जाया करेगा अपने आप ही। आपको एक बार प्लान चुनना होगा, अगली बार से वो अपने आप हो जाया करेगा, ठीक है, जब तक आप चेंज ना करो। 5,000 रुपये तक की रिचार्ज के लिए दोस्तों कोई यूपीआई पिन भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली का बिल हो या बाकी चीज़ें हो, सब अपने आप पे हो जाया करेंगी। ये आप कमेंट करके बताइए फ़ायदा है कि नुकसान है। मुझे तो लग रहा है नुकसान ही है। कस्टमर की अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये फ़ायदा केवल और केवल कंपनियों को होगा, क्योंकि एक प्रकार से देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, रिचार्ज खत्म हुआ, 2-4 दिन 10 दिन का गैप लेकर के कभी कभी कोई लोग रिचार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि मिलना तो उनको एटलीस्ट 28 दिन या 84 दिन जो भी प्लान होगा उतना ही है, तो 10 दिन का गैप करते हैं, तो इसके बाद ये 10 दिन और चलता है, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी 28 दिन के बाद 10 दिन और आप कर लिए, लेकिन अब वो 28 का 28 दिन पूरा पूरा रिचार्ज तुरंत हो जाया करेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आप मंथली वाइज रिचार्ज करवाते हो, 28 दिन का मान लीजिए कराते हो, तो 28 दूना होता है कितना, 56 दिन, ठीक है। 56 दो रिचार्ज कराओगे तो 56 दिन चलेगा, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए पहली बार में 28 दिन का आपने कराया, उसके बाद सोचा आपने जब रिचार्ज खत्म हुआ कि 2-4 दिन रुक जाते हैं, 2-4 दिन मैनेज करते हैं किसी तरीके से, उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद फिर रिचार्ज कराते हैं। तो ये 4 दिन अगर आप बीच में रुक गए, गैपिंग किए, तो ये 56 दिन की जगह 60 दिन तक आप रह सकेंगे, मतलब कि 2 रिचार्ज पर। लेकिन अगर ऑटो पे हो जाता है तो समझिए 28 दिन के बाद अपने आप फिर से रिचार्ज हो जाया करेगा, फिर 56 दिन, फिर से अगली बार फिर 28 दिन, फिर 28 दिन, फिर 28 दिन, यानी आपका पूरा का पूरा साल भर लगातार रिचार्ज होता रहेगा। लेकिन अगर आप यही 4-4 दिन अगर बचाओगे 2 रिचार्ज के बीच में गैप में, तो 12 महीनों में सोचो आप कितना दिन बचा सकते हो। मतलब कम से कम 1-2 रिचार्ज तो कम करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। जो 12 महीनों में 12 रिचार्ज करने होते थे वो कम ही करने पड़ते। फिलहाल ये तो मेरी थिंकिंग है, आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर बताइए कमेंट करके। अगला, फोर्ब्स की लिस्ट में 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी, तो वो बन गई हैं नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका दोस्तों ये जापान के स्टार टेनिस प्लेयर हैं। ये 2021 का अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीती थी, ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी हैं फोर्ब्स की लिस्ट में, ठीक है। अच्छा, क्या कोई भारतीय महिला भी है? बिल्कुल, पीवी सिंधु भी इसमें शामिल है, लेकिन ये 7वें स्थान पर है। पीवी सिंधु ने, याद होगा आपको, इस बार कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, है ना। इसके अलावा ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। लेकिन पीवी सिंधु दोस्तों सबसे जो बड़ा रिकॉर्ड इनके नाम रहा है वो रहा है 2 मेडल जीतने वाली ये इकलौती महिला खिलाड़ी हैं भारत की ओलंपिक में, ठीक है। ओलंपिक में 2 बार मेडल जीत चुकी हैं। एक बार इन्होंने 2016 में जीता था सिल्वर मेडल, और एक बार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इस बार जीता हुआ है। वैसे सुशील कुमार ने भी 2 मेडल जीता हुआ है, लेकिन वो पुरुष खिलाड़ी हैं और वो पहले भारतीय हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नाओमी ओसाका को भी याद रखेंगे और पीवी सिंधु को भी याद रखेंगे। लेखपाल का बैच आया हुआ है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इसको परचेज किए हुए हैं। अभी आपको 33% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप 33% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ये प्राइस मत पे कर देना, 33% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है SUMIT33, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं लगातार, और कहीं भी प्लेटफॉर्म से सबसे बेस्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया? तो अभी हाल ही में केरल राज्य ने दोस्तों न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया हुआ है। ये 3 सदस्यीय आयोग है, न्यायमूर्ति हेमा आयोग। इसमें कौन कौन है? इसमें एक तो न्यायमूर्ति के हेमा है जो कि रिटायर्ड हो चुकी हैं। इसके अलावा KB वलसाल कुमारी हैं, और तीसरी हैं अभिनेत्री शारदा। इन 3 की सदस्यों वाली ये आयोग होगा, एक कमीशन का गठन किया गया है। क्यों? मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली जो चुनौतियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जांच के लिए, उनके निपटान के लिए, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में कई समितियां और कई आयोग का गठन हुआ है। जैसे कुछ रिवीजन करना चाहो आप, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पंजाब दौरे पर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई थी, उस पर जो समिति का गठन किया गया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो गठन किया वो था दोस्तों इंदु मल्होत्रा समिति, ठीक है। और साथ ही साथ गृह मंत्रालय में भी एक कमेटी का गठन किया है, तो वो सुधीर कुमार सक्सेना समिति था।
इसके अलावा अभी आपको याद होगा केंद्र सरकार ने महिलाओं की शादी की मिनिमम एज 21 वर्ष कर दी है, ठीक है, 18 वर्ष से बढ़ा करके। तो इसके लिए भी एक समिति का गठन किया गया, जिसमें टीएमसी की जो नेता हैं, सांसद हैं सुष्मिता देव, तो उनकी लीडरशिप में एक समिति का गठन किया गया, 31 सदस्यीय समिति, और नाम रखा गया सुष्मिता देव समिति, ठीक है। तो ये 3 कमेटी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में ट्विटर ने दोस्तों जागरूक वोटर कैंपेन शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? आप सबको नाम से ही पता है। 5 राज्यों में दोस्तों विधानसभा चुनाव होने हैं और इन राज्यों में वोटर्स को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए #जागरूक वोटर्स के नाम से एक कैंपेन ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब जैसे ब्लॉग होता है ना, ब्लॉग का मतलब होता है जैसे आप कोई आर्टिकल लिखते हो एक पेज का, तो ब्लॉग होता है वो तो पूरा पूरा होता है, लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब इसमें एक निश्चित फंड होते हैं, बस इतना ही आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं। तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर, उसने #जागरूक वोटर कैंपेन शुरू किया है और इसका उद्देश्य यही है कि नागरिकों को अफवाहों से बचाना, उन तक सही जानकारियाँ पहुँचाना, साथ ही साथ चुनाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके लिए अवेयर करना। तो 5 राज्य जो चुनाव जहाँ पर होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा है। अगर आप लोग कमेंट करके आज कहोगे तो मैं इन 5 राज्यों के विधानसभा से जुड़ी जो भी जानकारियां बन सकेंगी उस पर एक वीडियो ला दूंगा, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। रिजल्ट आएगा 10 मार्च को। अगला, AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 ओके, भारत में होगा। भारत में कहाँ कहाँ पर होगा? भारत में ये मुंबई में होगा, नवी मुंबई में होगा और पुणे में आयोजित किया जाएगा। तो ये शुरू हो रहा है 20 जनवरी से अभी। और इस बार की अगर विजेता की बात करा जाए तो जापान है। जापान अभी पिछले जो वाला जो चैंपियनशिप हुआ था उसको जीता था 2018 में। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारे पेड बैचेस भी हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड डालना मत भूलना, सुमित33। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 कौन बनी? जो भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन है आप सबको बता सकते हो। सिडनी टेनिस क्लासिक में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। MZT ऐप डाउनलोड करके क्विज भी सॉल्व कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।